हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार और जी राम राम सारा ने हरियाणा दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जो आज के समय पे अपने प्रेजेंट डे पे बहुत ही उभर कर सामने आ रहा है, खालिस्तान का जो है कि क्या है एक्चुअल में, ये क्या है, क्योंकि स्टूडेंट्स को ये चीज़ें अभी तक पीछे की नॉलेज जो है वो थोड़ी कम है कि इसके पीछे का आखिर इतिहास क्या है, ऐसा क्या हुआ था, ये सब चीज़ें हैं क्या, क्योंकि हम सिर्फ न्यूज़ देखते हैं और हमें पूरी चीज़ें पता नहीं चलती। तो आज देखते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या था, इतिहास क्या था। और जैसा कि आपको पता ही है कि आज हरियाणा डे है, तो आज हमारे लिए जानना जरूरी है कि आखिर हरियाणा पंजाब से हुआ अलग क्यों हुआ था। हरियाणा ऐसा क्या चीज़, ऐसा क्या हुआ कि हरियाणा पंजाब को अलग होना पड़ गया, किस बेस पे वो अलग हुए, कब 1966 में ऐसा क्या हुआ था। तो आज वो जानते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, गुजारिश है आपकी कि मेरा किसी भी धर्म को, किसी भी पक्ष को हर्ट करने का कोई ऐसी इंटेंशन नहीं है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाई जा रही है, ताकि स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चंस, मतलब उनके स्टडी में जो हेल्प हो उसके एजुकेशनल पर्पस के लिए ही ये वीडियो बनाई गई है। तो ठीक है, चलिए आप देखते हैं। तो फिर इनके पीछे का हरियाणा डे कब बना था, कैसे बना, क्या हुआ, और जो खालिस्तान है वो क्या है, तो देखते हैं। सबसे पहले जो हमारा रहेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि कहाँ से शुरुआत हुई इस चीज की। तो सबसे पहले 1920 में 1920 में बना था अकाली दल। ठीक है, ये क्या है, एक पॉलिटिकल पार्टी थी। ठीक है, अकाली दल एक पॉलिटिकल पार्टी है। ठीक है, ये सिर्फ जो राजनीतिक दल है वो है ये। ठीक है, तो देखिए इसमें अलग अलग, क्योंकि बहुत सारे मिसकंसेप्शन होते हैं कि क्या चीज़ें हैं, अकाली दल क्या है, खालिस्तान क्या है, इनका क्या लिंक है, कैसे हरियाणा बटा, तो वही आज क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले आता है कि 20वीं शताब्दी की देखते हैं 20वीं शताब्दी की चीज़ें कि उस समय पे क्या क्या हुई थी। 1920 में अकाली दल बना था, इसका गठन हुआ था। इसके बाद पार्टीशन हुआ 1947 में। देखें तो 1947 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन। भारत पाकिस्तान अलग हुए, एक तरफ जो दो मुल्कों में बट गए थे, दो देशों में दो राष्ट्र जो बन गए थे, एक तरफ पाकिस्तान और एक तरफ भारत। तो उसी समय पे उस पार्टीशन पे, विभाजन के दौरान जो है सबसे ज्यादा जो आहत पहुंची थी वो हमारे पंजाब राज्य को पहुंची थी। कैसे, देखिए 1947 में जब भारत और पाकिस्तान अलग हुए थे, एक तरफ तो पाकिस्तान था और दूसरी तरफ था इंडिया। तो इसमें से जो डिवीजन हुआ था, मेजर जो राज्य जो सबसे ज्यादा जिसको आहत पहुंची वो था पंजाब। पंजाब वाला जो राज्य था हमारा, वो दो हिस्सों में बट गया था, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था। जो कि आधा पार्ट दो था, एक पार्ट जो पंजाब के जो एक पंजाब का आधा पार्ट जो कि पाकिस्तान की तरफ चला गया था, और आधा हिस्सा जो कि भारत की तरफ है। तो पंजाब दो हिस्सों में बटा था, तो इसी वजह से सबसे ज्यादा जो सफर करना पड़ा था वो पंजाब राज्य को करना पड़ा था, बहुत सारे लोगों को। क्योंकि देखिए बहुत सी जेन्युइन सी बात है कि अगर किसी भी मनुष्य से, हम अगर खुद से ही सोचें कि अगर किसी को हम उनके घर से, वहां से, उनकी भूमि से, उनकी जगह से, जहां से वो सालों साल तक वहां रह रहे हैं, उनसे छीन ली जाए, वो चीजें अस्त व्यस्त हो जाएं, चीजें, सब चीजें इधर से उधर हो जाएं, उनको उधर जाना पड़ रहा है, कुछ लोग इधर जा रहे हैं, तो उसमें जो माइग्रेशन जो उस समय पे हुआ था, उस वजह से बहुत ज्यादा जो है लॉस हो गया था, और पंजाब का ही सबसे ज्यादा लॉस हुआ था। यहाँ पे काफी लोग जो है माइग्रेशन में जो यानी जो इधर से उधर जब मूवमेंट जो चल रहे थे कि पंजाब, आधा पंजाब उधर चला गया था, आधा इधर चला गया था, तो इसी वजह से जो है बहुत सारे लोगों की इससे आहत पहुंची थी, बहुत सारे लोगों की इसमें मौत भी हुई थी। ठीक है, ज्यादा, बहुत ज्यादा ही खून खराबा होने लग गया था। ठीक है, ऑलमोस्ट ऐसा माना गया है कि ऑलमोस्ट 20 लाख लोग जो है इसमें उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये था कि अब जिस समय पे पार्टीशन हुआ तब से क्या चल रहा था, ऐसा क्या हुआ था। तो पंजाब इसी समय के बाद, पार्टीशन के बाद, विभाजन के बाद ही जो है, जैसे ही पार्टीशन इसके बाद हुआ क्या कि जो सिख समुदाय था, यानी पंजाब में जो पंजाब में क्या हुआ कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो लॉस हुआ पंजाब को हुआ, सिखों को हुआ, ऑलमोस्ट 5 लाख के करीब जो लोगों हैं पंजाब के, उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इसी वजह से सिख समुदाय जो थे, मेजोरिटी चाह रहे थे कि उनका जो मेजोरिटी स्टेट है वो बने, अलग से राज्य जो है बनाया जाए। तो ये मांग रखी गई थी, क्योंकि उनके बीच में जो है असंतोष पैदा हो गया था, सिखों के बीच में, सिख समुदाय के बीच में असंतोष पैदा हो गया था। ठीक है, इसी वजह से ये उन्होंने ये मांग रखी थी
कि देखिए अलग अलग से रिसोर्सेज भी हैं, वाटर रिसोर्सेज भी हैं, जो दूसरे भी रिसोर्सेज थे, एग्रीकल्चर वगैरह, बहुत सारे ऐसे रीजन्स थे जिन वजह से वो चाहते थे कि स्वायत्ता उनको दी जाए, ठीक है। ऑटोनॉमी की डिमांड उन्होंने की थी, ठीक है। अकाली दल के द्वारा ऑटोनॉमी की डिमांड की गई थी सिख समुदाय के द्वारा, ये सिख मेजॉरिटी स्टेट जो है बनाया जाए। ऑटोनॉमी यानी स्वायत्ता की मांग इन्होंने रखी थी। देखिए डिफरेंस है स्वायत्ता में और आजादी में, ठीक है। स्वायत्ता ऑटोनॉमी यानी कि उनको उनके राज्य पे अधिकार, उन पे कंट्रोल उनको दिया जाए। स्वायत्ता और खाली जो आजादी है उनमें फर्क है। तो जो अकाली दल के द्वारा सिख समुदाय के द्वारा स्वायत्ता की मांग रखी गई थी, ठीक है, ताकि सिख मेजोरिटी, सिखों का जो है अलग से जो मेजोरिटी स्टेट है वो बनाया जाए। और इसी चक्कर में हुआ क्या था कि बाद में, क्योंकि हमारा जो देश है वो किसमें, भाषा के बेस पे, भाषा के उस पे ही बटा हुआ है, भाषा के बेस पे ही अलग अलग स्टेट बटे हुए हैं। तो जो बाद में जो एसआरएस था, यानी जो एसआरसी यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन था, उन्होंने इनकी जो ये थी, इन्होंने जो ये अपील की थी अलग राज्य बनाने की, उसको खारिज कर दिया गया था। क्योंकि इनके द्वारा मानना ये था, क्योंकि देखिए अगर भाषा के बेस पे भी अगर बांटना चाहें तो उनका मानना ये था कि जो पंजाबी है, जो पंजाबी लैंग्वेज है, वो भाषा है, वो भी क्या है, हिंदी का ही एक हिस्सा है, तो हम उसको अलग नहीं कर सकते। तो इनकी जो अपील थी उसको खारिज कर दिया गया था, ठीक है, एसआरसी के द्वारा यानी स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन के द्वारा, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, देखिए एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अकाली दल के द्वारा जो है स्वायत्ता की, ऑटोनॉमी की मांग की गई थी, अलग देश बनाने की बात कहीं पे नहीं हुई थी, ठीक है, ऐसा है। और इसके बाद क्योंकि इनकी जो अपील थी वो खारिज कर दी गई थी, किस बेस पे, क्योंकि पंजाबी बताया गया था कि पंजाबी जो है हिंदी का ही पार्ट है, उसको जो है हम अलग नहीं कर सकते, इसी वजह से इनकी जो अपील है वो खारिज कर दी गई थी, ठीक है। बाद में इन्होंने डिमांड की थी, यानी लैंग्वेज बेस पे भी, उसके बाद कि जैसे अलग अलग ये माना गया था कि वोट करवाए जाएंगे, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें भी ऐसी फैली थी कि पंजाबी को जो है अलग लैंग्वेज का दर्जा दिया जाए, वो भाषा अलग है हिंदी से, और उनका जो है मेजॉरिटी स्टेट भी अलग बनाया जाए, ठीक है। इसके बाद क्योंकि ये अपील तो खारिज हो चुकी थी, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद आता है क्या, पंजाबी सूबा आंदोलन। यहां से शुरुआत होती है पंजाबी सूबा आंदोलन की। ये क्या है, इसके बाद शुरू होता है पंजाबी सूबा आंदोलन, जिसमें कि ये आंदोलन भी इसीलिए चलाया गया था, पंजाबी सूबा आंदोलन, इसलिए अलग स्टेट की डिमांड करने के लिए ही, जिसमें क्या है, पंजाब को अलग करने की मांग रखी गई थी। पंजाबी सूबा आंदोलन, इसको ध्यान में रखेंगे, पंजाबी सूबा आंदोलन ये चलाया गया जिसमें कि पंजाब को अलग स्टेट बनाने की मांग जो है रखी गई। और ये जो आंदोलन है वो हिंसक होता चला गया था, और इसी वजह से जो है ऑलमोस्ट ये माना जाता है कि 26,000 लोगों की गिरफ्तारी हो गई थी, क्योंकि आंदोलन जो है हिंसक होता जा रहा था, पंजाब को अलग करने की मांग रखी जा रही थी, आंदोलन बहुत ज्यादा हिंसक हो गया था, इसी वजह से जो है ऑलमोस्ट 26,000 लोगों की इसमें गिरफ्तारी भी हुई थी, ठीक है। इसके बाद चलिए, ये तो यहां तक की बात हो गई। इसके बाद 1964 में जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय पे हमारे प्रधानमंत्री हुआ करते थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनकी मृत्यु हो गई थी। कब, 1964 में। 1964 में हुई, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, उनकी मृत्यु हो गई थी 1964 में उनके द्वारा। उसके बाद संभाला गया 1966 में। 1966 में आए कौन, इंदिरा गांधी। 1966 में नहीं, हाँ, इसके बाद आते हैं इंदिरा गांधी, जिन्होंने कि क्या किया, इनके मृत्यु के बाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद 1964 के बाद जो संभाला गया पूरा, जो राज्य संभाला गया वो किनके द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा संभाला गया,
जिन्होंने ही आते ही क्या किया, 1966 में पंजाब का जो अलग करने की जो मांग थी वो अपना ली गई और पंजाब जो राज्य है वो अलग कर दिया गया, पंजाब हरियाणा को अलग अलग कर दिया गया। ये क्या था, पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम। याद रखिएगा। पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम, इसके तहत हुआ क्या था, उन्नीस सौ छियासठ में यहाँ पे आता है जब जैसे आज के समय पे 1 नवंबर 1966, जो 1 नवंबर जो आज का हमारा दिन है, जो किसको हम हरियाणा दिवस के रूप में मनाते हैं, तो 1966 में हुआ क्या था कि इसको यानी पंजाब राज्य को अलग करने की मांग को रखा गया था और जो पंजाब राज्य पुनर्गठन अधिनियम है उसको पारित किया गया था, पास कर दिया गया था और पंजाब हरियाणा दो अलग अलग राज्य बनाए गए। ठीक है, किस बेस पे, लैंग्वेज के बेस पे ही, क्योंकि पंजाब में जो थे मोस्टली सिख मेजोरिटी थी, पंजाबी बोलने वाले थे, दूसरी तरफ हरियाणा जिसमें कि मेजोरिटी जो थी हिंदी वालों की थी, क्योंकि हरियाणा में जो मोस्टली जो है हिंदी लैंग्वेज ही यूज की जाती है, हरियाणवी हमारी बोली है। तो इसी वजह से जो है दो हरियाणा और पंजाब में डिवाइड कर दिया गया, दो अलग राज्य बनाए गए और कुछ पार्ट जो इनका हिली पार्ट था यानी जो पहाड़ी इलाका था वो हिमाचल प्रदेश में भी मिलाया गया था। तो ठीक है, ऐसे ही 3 में डिवाइड हो गए थे पूरे पंजाब के पार्ट, तो कुछ पहाड़ी इलाका था वो हिमाचल प्रदेश की तरफ और जो एक तरफ हरियाणा और एक तरफ पंजाब, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था। तो चलिए यहाँ तक तो हो गया कि उनकी मांग थी कि अलग राज्य बनाए जाए उस बेस पे, तो वो चीजें चलो हो गई, यहाँ तक तो चलो हो गया है। इसके बाद भी जो है प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई है, यहाँ पे इसके बाद शुरू होती है। और चलिए यहाँ तक हो गया, 1966 में पंजाब हरियाणा अलग हो गए हैं, लेकिन यहाँ भी समस्या है जो अभी खत्म नहीं हुई है। उसके बाद क्या रह गया था, प्रॉब्लम अभी क्या रह गई थी, चलो मांगे मान ली गई थी, हो गया। इसके बाद क्या हुआ समस्या, सबसे पहली चंडीगढ़, चंडीगढ़ क्या थी, कॉमन कैपिटल थी, अभी भी है ही, कॉमन कैपिटल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो जो चंडीगढ़ है, सबसे पहली प्रॉब्लम क्या थी, सबसे पहली समस्या थी कि चंडीगढ़ जो थी वो कॉमन कैपिटल थी, राजधानी थी, दोनों के बीच में एक ही, किन के बीच में, पंजाब और हरियाणा के बीच में दोनों की एक ही राजधानी थी चंडीगढ़। तो ये भी एक समस्या थी क्योंकि चाहते थे कि जो चंडीगढ़ है इसको पूर्णतः पंजाब में मिलाया जाए। ठीक है, अभी जो है चंडीगढ़ फिलहाल दोनों, जैसे पंजाब राज्य की भी है, हरियाणा राज्य की भी है, तो लेकिन ये उस समय पे ये मांग रखी गई थी कि चंडीगढ़ को जो है पूर्णतः किसमें, पंजाब में ही मिलाया जाए। तो सबसे पहली समस्या तो हो गई ये। इसके बाद और क्या रहता है, देखिए इसके बाद क्या है, इसके बाद कुछ जो पार्ट थे, जो सिख समुदाय के, जो सिख मेजोरिटी के जो कुछ पार्ट थे वो हरियाणा में रह गए थे। ठीक है, इस वजह से वो चाहते थे कि उनको भी जो है पंजाब का ही पार्ट बनाया जाए। सिख मेजोरिटी सबसे पहली तो हो गई चंडीगढ़ वाली, फिर आता है सिख मेजोरिटी इन हरियाणा। क्योंकि हरियाणा के भी कुछ पार्ट में सिख मेजोरिटी जो है रह गई थी। ठीक है, जो सिख समुदाय के कुछ हिस्सा था वो हरियाणा के पार्ट, हरियाणा राज्य में अभी भी थी। तो इस वजह से ये भी एक समस्या खड़ी हो गई थी कि अभी भी सिख मेजोरिटी है वो स्टिल अभी तक हरियाणा में है। तो 2 समस्याएं ये हैं। और एक और वाटर डिस्प्यूट का जो रहा है पंजाब हरियाणा के बीच में, वाटर डिस्प्यूट का, वो भी एक मेजर समस्या थी। जो रिसोर्सेज की, वाटर डिस्प्यूट वगैरह को लेके जो समस्याएं रही हैं पंजाब हरियाणा के बीच में, वो भी एक मेन गंभीर समस्या थी। तो ये 3 मेजर जो प्रॉब्लम्स आई थी सामने, कि एक सबसे पहले कि चंडीगढ़, फिर है सिख मेजोरिटी इन हरियाणा, देन है वाटर डिस्प्यूट बिटवीन पंजाब एंड हरियाणा। तो ये कुछ 3 समस्याएं थी जिनको लेके इन तीनों के ऊपर जो है दोबारा पुनर्विचार किया गया था। उसके बाद किनके द्वारा,
अकाली दल के द्वारा जो है इन तीनों समस्याओं के बीच में जो है मैंने आपको बताया, चंडीगढ़ को लेके, सिख मेजोरिटी इन हरियाणा को लेके और वाटर डिस्प्यूट को लेके, इन तीनों को लेके जो है एक बार फिर से पुनर्विचार किया गया था इन तीनों समस्याओं को लेके, किनके द्वारा? अकाली दल के द्वारा। ठीक है, अकाली दल के द्वारा जो है आनंदपुर साहिब, जो आनंदपुर साहिब में बैठक की गई थी, फिर आता है आनंदपुर साहिब में बैठक, यानी दोबारा इस पर पुनर्विचार किया गया था, जो तीनों ही समस्याएं आन खड़ी हुई थी पंजाब हरियाणा के बीच में और इनके बीच में। आनंदपुर साहिब में जो बैठक की गई उसमें एक रेजोल्यूशन पास किया गया था। ठीक है, एक रेजोल्यूशन पास हुआ अकाली दल के द्वारा आनंदपुर साहिब में इस बैठक के दौरान एक रेजोल्यूशन पास हुआ, जो कि कौन था, मतलब इस रेजोल्यूशन में क्या किया गया था कि इन्हीं मांगों पर पुनर्विचार किया गया और ऑटोनॉमी की डिमांड रखी गई, यानी स्वायत्ता की डिमांड जो है रखी गई कि उनका जो भी जितना भी राज्य का जो पार्ट है, उनके रिसोर्सेज हैं, उनको पूर्णतः उन्हीं को दिए जाएं। तो इसीलिए ऑटोनॉमी की यानी स्वायत्ता की मांग रखी गई थी, किनके द्वारा? अकाली दल के द्वारा। इसमें जो आनंदपुर साहिब में जो बैठक की गई थी, इस बैठक के दौरान जो रिजोल्यूशन पास हुआ उसमें इस मांग को दोबारा ऑटोनॉमी की डिमांड को रखा गया था। एक बात को नोट कर लीजिएगा कि अकाली दल के द्वारा अलग देश की मांग नहीं रखी गई थी, इनके द्वारा सिर्फ स्वायत्ता की मांग थी, अलग देश की मांग जो है वो इनके द्वारा नहीं रखी गई। ठीक है, लेकिन इस मांग को भी खारिज कर दिया गया। इंदिरा गांधी जो उस समय पे हमारी प्रधानमंत्री हुआ करती थी, इंदिरा गांधी जी ने इनकी इस मांग को भी खारिज कर दिया गया और इसको बिल्कुल है अलगाव बताया गया, यानी इसको अलगाव यानी इसको सही जो एक मांग है वो नहीं दर्शाया गया इनके द्वारा, किनके द्वारा? इंदिरा गांधी के द्वारा। ठीक है, इसके बाद आता है मेजर प्रॉब्लम। इसके बाद प्रॉब्लम आती है क्या? इसके बाद आती है कि जो स्टेट का कि कैसे किस तरीके से पंजाब में जो ये जो डिमांड है वो बढ़ती गई, कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं वो इंक्रीज होती गई। तो उसके बाद आता है कि कांग्रेस 1975 में चलिए हम कहाँ पे थे अब? यहाँ पे तो चलिए यहाँ तक ऑटोनॉमी की डिमांड की गई, जिसको खारिज कर दिया गया था। कौन सी को? कि पंजाब में जो स्वायत्ता की मांग रखी थी, ऑटोनॉमी की डिमांड रखी थी, जो इंदिरा गांधी के द्वारा अलगाव बताई गई बिल्कुल, और उस मांग को जो है खारिज कर दिया गया। इसके बाद आता है 1975 का टाइम, जिस समय पे इमरजेंसी की लगाई गई थी। 1975 का टाइम याद है? इमरजेंसी लगाई गई थी 1975 में, कब तक? 1977 तक। चलिए, तो हम कहाँ पे थे? 1975 में। 1975 में बाद में लगाई गई क्या? 1975 में आ गई थी आपकी इमरजेंसी लगाई गई 1975 में, इंदिरा गांधी की जिस समय पे प्रधानमंत्री हुआ करती थी। ठीक है, और 1977 में इसको रिमूव किया गया। 1977 तक ये इमरजेंसी रही थी। लगाई गई कब? 1975 में। उसके बाद 1977 में जो है इमरजेंसी को रिमूव किया गया, हटाया गया। और इसके बाद जब इलेक्शन हुए, यानी अब तक तो कांग्रेस थी, लेकिन इसके बाद 1977 के बाद जब इलेक्शन हुए, उस समय पे जो है कांग्रेस नहीं जीत पाई थी। ठीक है, ये सबसे बड़ी हार रही थी कांग्रेस की, क्योंकि इमरजेंसी लगने की वजह से जो थे, और पहले भी क्योंकि पूर्णतः जो है कांग्रेस के खिलाफ हो गए थे, क्योंकि मांगे नहीं मानी गई थी। इसी वजह से जो है कांग्रेस की जो है उनको हार का सामना करना पड़ा था। 1977 के बाद जब इलेक्शन हुए, चुनाव हुए, उसमें कांग्रेस को जो है हार का सामना करना पड़ा। इसी वजह से उनके बाद जनता दल जीती थी, जो कि ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाई थी। उसके बाद 1980 में जो है दोबारा इलेक्शन करवाए गए। जनता दल जो है लंबे समय तक जो है सरकार नहीं बना पाई थी। इसके बाद 1980 में एक बार फिर से इलेक्शन करवाए गए, और इस इलेक्शन में जो है कांग्रेस जीती तो सही,
हर जगह, लेकिन नॉट इन पंजाब। पंजाब में अभी भी कांग्रेस जो है नहीं जीत पाई थी। 1980 के जब इलेक्शन हुए कांग्रेस जीती, लेकिन नॉट इन पंजाब, पंजाब में नहीं। कांग्रेस पंजाब में फिर से एक बार कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। ठीक है, इसके बाद कांग्रेस को, क्योंकि देखिए उस समय पे ये क्योंकि जीतना था, ये इस चीजों को अकाली दल से भी उनको सामना करना था, तो इसी वजह से उनको चाहिए था कोई ऐसा चेहरा जो कि बहुत ही जो पूर्णतः जो है अपनी तरफ कांग्रेस की तरफ पूरे पंजाब को खींच सके। तो इसी वजह से वो एक नया चेहरा सामने लेके आए। जो कौन थे उनके पास, जो नया चेहरा वो आया था, वो कौन था? जरनैल सिंह भिंडरावाल। नाम तो सुना ही होगा आपने। जरनैल सिंह भिंडरावाले, जो जनरल सिंह भिंडरावाले थे, वो ये जो थे, ये एक नया चेहरा सामने लेके आया गया। किनके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा। ये जो थे ये माने जाते हैं कि एक सेंट थे, यानी जिन्होंने जो सिखों की जो पूरी जो ज्ञान होता है वो इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक है, और ये एक सिख सेंट थे, एक तरीके से माने जाते हैं, संत थे जरनैल सिंह भिंडरावाला, जिनको कांग्रेस जो है एक नया चेहरा बना के सामने लाई थी। तो देखिए शुरुआत जो की गई थी कांग्रेस के द्वारा ही जरनैल सिंह भिंडरावाला को सामने लाया गया था अकाली दल से, ताकि वो जो है जीत सके उस चीज से और पंजाब को पूर्णतः कांग्रेस की तरफ लाया जा सके। तो ठीक है, इस वजह से उन चीजों को दबाने के लिए जरनैल सिंह भिंडरावाला को सामने लाया गया एक नया चेहरा बना के। लेकिन ये जो पासा था ये उल्टा कांग्रेस पे ही पड़ गया था। उस समय पे हुआ क्या था कि जो जरनैल सिंह भिंडरावाला था वो भी क्या थे, कांग्रेस के अगेंस्ट हो गए थे। ठीक है, जैसे ही सत्ता में आए, पावर में आए, ये भी क्या है, धीरे धीरे कांग्रेस के खिलाफ होने लग गए थे और इन्होंने भी क्या है, आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, आंदोलन शुरू किया गया जरनैल सिंह भिंडरावाला के द्वारा, और ये आंदोलन इतना ज्यादा हिंसक हो गया था कि कत्लेआम, सड़कों पर कत्लेआम हो रहे थे। ठीक है, आंदोलन ने बहुत ज्यादा हिंसक रूप ले लिया था। खुद ये कांग्रेस के खिलाफ जा चुके थे, सरकार के खिलाफ जा चुके थे। बहुत सारे लोग जो इनोसेंट पीपल हैं उनकी हत्याएं की गई थी। सबसे मोस्ट फेमस जो माना जाता है, एक तो आपका बस मैसेकेयर माना जाता है इंसिडेंट, बस मैसेकेयर, जिसमें कि जो है बसों में, यानी लोगों से पूछ पूछ के, उनका धर्म पूछ पूछ के लोगों को जो उनकी है हत्याएं की गई थी। ठीक है, बस मैसेकेयर है। दूसरा डीआईजी अटवाल हत्याकांड है। डीआईजी अटवाल हत्याकांड। ठीक है, ये दो फेमस इंसिडेंट माने जाते हैं उस समय के, जिस समय पे आंदोलन बहुत ही हिंसक रूप ले चुका था। एक तो बस मैसेकेयर यानी बस हत्याकांड, और दूसरा था डीआईजी अटवाल हत्याकांड। उस समय पे जो पंजाब के जो डीआईजी थे, ऐसा बताया गया है कि यानी उनको जो हमारा गोल्डन टेम्पल है, जो हरमिंदर साहिब जो है गोल्डन टेम्पल स्वर्ण मंदिर है, उनकी सीढ़ियों पर इनकी हत्या की गई थी डीआईजी अटवाल की। ठीक है, सो ये दो मेजर इंसिडेंट माने जाते हैं उस समय के, उस आंदोलन के दौरान, जो कि जिन्होंने जिस रूप में क्या है, आंदोलन बहुत ही हिंसक हो चुका था। ठीक है, इसके बाद आता है, देखिए क्योंकि कांग्रेस को अब क्या है, कांग्रेस को अब भिंडरावाला से भी लड़ना है। ठीक है, तो अब इनके सामने जो है समस्या खुद जनरल सिंह भिंडरावाला ही बन के खड़े हो चुके थे। तो अब इनसे लड़ने के लिए, क्योंकि पंजाब में जो है इनका आंदोलन बहुत हिंसक रूप ले चुका था, बहुत सारे इनोसेंट पीपल की जो है हत्याएं की जा रही थी, इसी वजह से सरकार को स्टेप लेना पड़ा था। और इसके बाद आता है ऑपरेशन ब्लू। ऑपरेशन ब्लू स्टार सुना होगा सबने। ऑपरेशन ब्लू स्टार, अब देखते हैं कि ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या है, किस लिए आया था, क्या जरूरत थी इसके ऑपरेशन ब्लू स्टार की। ठीक है, तो ये देखते हैं ऑपरेशन ब्लू स्टार क्या था। देखिए क्योंकि जो आंदोलन है पूरी तरह हिंसक रूप ले चुका था, जो गोल्डन टेम्पल का जो परिसर था पूर्णतः जो जनरल सिंह भिंडरावाला था उनके अंडर में आ गया था। क्योंकि देखिए सिख धर्म में सबसे ऊपर माना जाता है अकाल तख्त।
अकाल तख्त सबसे ऊपर माना जाता है। और अकाल तख्त पर कौन पहुंच गए थे? जरनैल सिंह भिंडरावाला पहुंच चुके थे। तो सबसे ऊपर पावर में सिखों में सबसे ऊपर वो पहुंच चुके थे। अकाल तख्त पे जिनको सबसे ज्यादा माना जाता है, सबसे ऊपर माना जाता है सिखों में कंगो अकाल तख्त को। ठीक है, अगर कभी आप गोल्डन टेम्पल घूमने जाते हैं तो आपको पता चलेगा जो बीच में है वहां पे तो हमारा जो एक तरीके से जो परिसर है गोल्डन टेम्पल का परिसर है, लेकिन जो एक तरफ लाइब्रेरी भी बनी हुई है, एक तरफ आपको जो है ये अकाल तख्त भी आपको देखने को मिलेगा। वहां पे सामने ही है एक जो सामने वाली जो बड़ी बिल्डिंग है उसको अकाल तख्त बोलते हैं। तो कभी अगर आप गोल्डन टेम्पल घूमने जाएं तो जरूर पूछिएगा उनसे चीजें ये सब कि कहाँ पे कौन सी क्या चीजें हैं। इनसे आइडिया लग जाता है कि उस समय पे एक्चुअल में हुआ क्या था और ये सब चीजें हैं क्या। तो ये अकाल तख्त है, सबसे ऊपर माना जाता था। और जरनैल सिंह भिंडरावाला थे वो यहाँ तक पहुंच चुके थे अकाल तख्त तक। तो इसी वजह से जो है पूरा जो गोल्डन टेम्पल था, स्वर्ण मंदिर का जो परिसर था वो इनके अंडर में था। और इनके अंदर जो है पूरा जो न्यू टेक्नोलॉजी की मशीन गन है और रॉकेट लॉन्चर है, ये भी मतलब मिले हैं कि रॉकेट लॉन्चर तक उनके पास थे। अच्छी टेक्निक उनके पास थी लड़ने की और जो बढ़िया सेना उन्होंने तैनात कर रखी थी पूरे अंदर लोगों की, उनको ट्रेनिंग दी गई थी अच्छे से। और नई तकनीकों के जो गोला बारूद है, मशीन गन है, रॉकेट लॉन्चर तक उनके पास अंदर थे जो परिसर में। ठीक है, और जबकि देखिए इनके जो है सबसे पहले ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट ही ऑपरेशन ब्लू स्टार किया गया था, डायरेक्ट एक्शन लिया गया था। पहले बातचीत करने की भी पूरी तरह कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा इनसे अकाली दल के जरिए, जबकि अकाली दल वाले इस चीज के लिए राजी भी हो चुके थे। लेकिन जो दूसरे थे जरनैल सिंह भिंडरावाला थे, वो जो थे वो इस चीज के लिए राजी नहीं हुए थे और उन्होंने जो है इनकी जो अपील थी वो भी खारिज करती थी। जो बात करने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी जी के द्वारा वो जो है वो अपील भी खारिज हो चुकी थी। तो बात करने का कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहा था। इसी वजह से जो है ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया गया था। ऑपरेशन ब्लू स्टार जिसमें हुआ क्या था, क्योंकि देखिए और ऑपरेशन ब्लू स्टार लाया गया क्योंकि जो है जो आंदोलन है बहुत ही ज्यादा हिंसक रूप लेता जा रहा था। पूरा जो स्वर्ण मंदिर का जो परिसर है पूर्णतः जो है सेना नहीं यानी पूर्णतः जो है उग्रवादियों का एक परिसर बन चुका था। तो उन सब से भिड़ना भी तो बहुत ही जरूरी था। तो इसी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार को लाया गया था, ऑपरेशन ब्लू स्टार स्टार्ट किया गया था। इसी के साथ साथ क्योंकि इतनी अच्छी टेक्निक है उनके पास, ट्रेनिंग है, वो कहाँ से आई? क्योंकि देखिए जो सिख जब इस चीज से नाराजगी दर्शा रहे थे तो उसी समय पे एक मेजर जनरल थे शाहबेग सिंह, उनको मेजर जनरल शाहबेग सिंह थे, उनका समर्थन इनको मिला था। क्योंकि वो उस समय पे वो सेना में नहीं थे, भारतीय सेना का हिस्सा वो नहीं थे। तो वो उन्होंने क्या किया था, इनका समर्थन किया था। उन्होंने ही ट्रेनिंग दी थी, टैक्टिक्स इनके द्वारा बताई गई थी, ट्रेनिंग दी गई थी अलग अलग चीजों की मेजर जनरल शाहबेग के द्वारा। तो ठीक है, और इसके बाद आता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। हुआ क्या था और इसमें क्या क्या चीजें थी, क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार? तो देखिए जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद में अंततः जो 1 जून 1984, ये देखिए इसके बीच में भी जो है अलग अलग घटनाएं घटती रही हैं और भी बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। पूरा बहुत ज्यादा डिटेल में तो मैं भी नहीं जा रही हूँ, मैं आपको सिर्फ एक बेसिक चीजें बता रही हूँ, पूरा डिटेल में मैं नहीं बता रही हूँ। इसके ऑपरेशन ब्लू स्टार का मैं बता रही हूँ। ऑपरेशन ब्लू स्टार जब ये लगा कि जो है बात करने का जो मौका, यानी जो बात करने की जो सही टाइम है वो नहीं रहा था उस समय तक, तो एक्शन लेना जरूरी था। इसी वजह से अंततः ऑपरेशन ब्लू स्टार का निर्णय लिया गया 1 जून 1984 को, और पंजाब में जो है कर्फ्यू लगा दिया गया। ठीक है, पंजाब में क्या है, कर्फ्यू लगा दिया गया पंजाब में 1 जून 1984 का। इसका जो ऑपरेशन ब्लू स्टार को है इसका निर्णय लिया गया और पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया गया था। ठीक है, यहां से स्टार्ट होता है ऑपरेशन ब्लू स्टार। उसके बाद 5 जून 1984 को जो है सेना और उग्रवादियों के बीच में लड़ाई हुई, यानी भिड़त हुई। सेना जो हमारी जो अपना जो गोल्डन टेम्पल है, स्वर्ण मंदिर है, इसके बाहर तैनात थी और अंदर जो थे उग्रवादी थे।
तो इन दोनों के बीच में भिड़त हुई थी कब? 5 जून 1984 को, ठीक है। और इसके बीच इनमें हुआ क्या था, क्योंकि इनके पास क्या थे, इनके पास रॉकेट लॉन्चर थे, एंटी टैंक मिसाइल्स थी, मशीन गन थी, गोला बारूद थे, सब कुछ थे। और इस चीज का आइडिया जरा भी भारतीय सेना के पास नहीं था कि उनके पास इतनी अच्छी तकनीक अंदर हो सकती है। तो ठीक है, इसी वजह से अंततः सेना द्वारा जो है एक ही इनके पास ऑप्शन रहा था, किनका? एंटी टैंक, यानी टैंक लाए गए थे और टैंकों के माध्यम से ही जो है भिंडरेवाला पर अंदर आक्रमण किया गया था, अकाल तख्त पर आक्रमण किया गया था। ये सख्त आदेश दे दिए गए थे, जो मंदिर का जो यानी जो स्वर्ण मंदिर, जो स्वर्ण टेम्पल वाला जो परिसर है बीच में, जो सरोवर के बीच में है, उसको कोई भी नुकसान नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ जो मेरे जो टारगेट थे वो कौन थे? जनरल सिंह भिंडरावाला ही थे। तो ठीक है, इसी वजह से टैंक बुलाए गए अंततः सेना द्वारा, और टैंक के माध्यम से उसके बाद जो है जनरल भिंडरावाला जी जो है उनकी मृत्यु हो गई थी, उनको मारा, उनकी हत्या कर दी गई थी। किनके द्वारा? जो उनके जो सेना द्वारा, भारतीय सेना द्वारा जो आक्रमण किया गया, उसमें जनरल सिंह भिंडरावाला की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। और इसी वजह से देखिए, यहाँ ये तो हो गया कि चलिए ऑपरेशन ब्लू स्टार सक्सेस रहा, भारतीय सेना की साइड से सक्सेस रहा कि वो जो है उग्रवादियों को खत्म करने में सक्सेसफुल रहे, सफल रहे। लेकिन दूसरी तरफ एक चीज और हो गई थी, क्या? अकाल तख्त को भारी नुकसान हो गया था, ठीक है। अकाल तख्त को जो है इससे भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि स्वर्ण मंदिर बहुत ही पवित्र जगह मानी जाती है, एक धार्मिक स्थल है। तो इस वजह से जो है सिख धर्म की जो भावनाएं हैं उनको आहत, उनकी जो भावनाएं थी वो इससे आहत हो गई थी। अकाल तख्त को है जो भारी नुकसान का सामना करना पड़ गया था। पूर्णतः जो अकाल तख्त है वो डिस्ट्रॉय हो चुका था। अगर आप नेट पे जाके सर्च करेंगे आपको पिक्चर्स वगैरह भी इस चीज से रिलेटेड मिल जाएंगी, पूरे इंसिडेंट से रिलेटेड कि क्या क्या, कैसे कैसे, कितना भारी नुकसान का इनको सामना करना पड़ा था। इसी वजह से जो सिखों के बीच में जो है नाराजगी आ गई थी, उनके बीच में सरकार को लेके जो है नाराजगी दर्शाई गई थी, उनके बीच में एक दरार आ चुकी थी, नाराजगी उनके बीच में आ गई थी, क्योंकि अकाल तख्त को जो है भारी नुकसान हो गया था। उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं, क्योंकि बहुत ही पवित्र जगह है स्वर्ण मंदिर, उनकी जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको आहत पहुंचाई गई थी, ठीक है। और सेना द्वारा ये माना गया था कि कुल 554 कुल 554 उग्रवादियों की इसमें हत्या हुई थी, और 83 सैनिक मारे गए थे, ठीक है। इसमें ये आंकड़े हमें भारतीय सेना के द्वारा दी गई हैं, ठीक है। ये जो आंकड़े हमें मिले हैं कि इतना जो नुकसान हुआ था, 554 उग्रवादियों को मारा गया था, 83 जो हमारे भारतीय सेना के सैनिक थे उन वो भी मारे गए थे। तो ये जो आंकड़े हमें मिले हैं वो भारतीय सेना से मिले हैं। हालांकि अगर आप अलग अलग साइट से अलग अलग जगह पे चेक करेंगे आपको ये आंकड़े अलग अलग भी मिल सकते हैं। ये आंकड़े हमें भारतीय सेना से प्राप्त हुए हैं वो है, ठीक है। ये अलग अलग जगह पे आपको जो नंबर्स हैं ऊपर नीचे आपको मिल सकते हैं, ठीक है। अब इसका परिणाम क्या हुआ, ठीक है। जनरल सिंह भिंडरावाला का अंत हो गया था, जो ये अब जो मतलब जो उनका अंत हो गया था, उग्रवादियों का अंत हो गया था यहाँ पे। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ बाद में, इसका परिणाम क्या रहा इसके बाद ही तो जो एंटी सिख रायोट्स हैं वो स्टार्ट हो गए, क्योंकि सिख धर्म के बीच में, जो सिख समुदाय के बीच में जो है नाराजगी, अपने सरकार की तरफ जो है नाराजगी दर्शाई जा रही थी। और इसी के परिणाम में बाद में 31 अक्टूबर 1984 31 अक्टूबर 1984 को हुआ क्या था, दो सिख अंगरक्षकों द्वारा जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, ठीक है। तो उन्हीं के जो बॉडीगार्ड्स थे, उनके जो अंगरक्षक थे, दो सिख बॉडीगार्ड्स थे, सिख बॉडीगार्ड्स के द्वारा ही जो है इंदिरा गांधी
इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई थी, जो उन्हीं के खुद के दो सिख अंगरक्षक थे, उन्हीं के द्वारा 31 अक्टूबर 1984 का। ठीक है, क्योंकि सिखों के बीच में बहुत ही नाराजगी फैल गई थी, इसी वजह से उसी का परिणाम ये रहा था, जो ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसी के परिणाम में ये चीजें उभर कर सामने आने लग गई थी, और उसी के परिणाम में जो है इंदिरा गांधी की हत्या कर दी गई उन्हीं के दो अंगरक्षकों द्वारा। इसके बाद होते हैं गंभीर सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। इसके बाद जो है जो गंभीरता और ज्यादा बढ़ती चली जाती है, जो दंगे हैं और ज्यादा बढ़ते चले जाते हैं, और इसी और जिनको हम बोलते हैं एंटी सिख रायोट्स। एंटी सिख रायोट्स जिसमें जो कि सांप्रदायिक दंगे हैं वो होने लग गए थे, बहुत ही ज्यादा माना जाता है 8 से 17,000 लोग जो हैं इसमें मारे गए थे। सबसे ज्यादा जो है सबसे ज्यादा जो सफर करने जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ा था वो किस पे, दिल्ली वाले एरिया पे, जो मोस्ट अफेक्टेड जो एरिया था, जो मोस्ट अफेक्टेड रीजन था वो था दिल्ली। जो दिल्ली वाले क्षेत्र में है सबसे ज्यादा प्रभाव जो पड़ा, मोस्ट अफेक्टेड जो रीजन था वो क्या था, दिल्ली वाला था। दिल्ली वाले क्षेत्र में जो है हिंदू हैं, सिख हैं, इनके बीच में जो है तो सांप्रदायिक दंगे होने लग गए थे। ठीक है, और जो दोनों की ही, यानी चाहे हिंदू धर्म था, चाहे हिंदू धर्म के हिंदू समुदाय के लोग थे, चाहे सिख समुदाय के लोग थे, दोनों का ही नुकसान हुआ था, और दोनों के बीच में जो है मारकाट बहुत ही ज्यादा फैल गई थी, खून खराबा बहुत ही ज्यादा होने लग गया था। ठीक है, कभी पुराने लोग जो होते, जो उस समय के अगर बूढ़े लोग हैं उनसे पूछेगा, उन्होंने ये चीजें देखी होती हैं, जो हमारे हरियाणा पंजाब के जो हमारे बड़े बूढ़े हमारे बुजुर्ग हैं उन्होंने ये चीजें अपने आंखों से देखी हैं, तो उनसे जरूर पूछिएगा, उनको जरूर इन चीजों के बारे में पता होता है कि कैसे उस समय पे कैसे लोगों को मार दिया जाता था, काट दिया जाता था, तलवारों से काटा जाता था। तो वो सब चीजें हिंदुओं के द्वारा भी और सिखों के द्वारा भी, दोनों के द्वारा ही ये चीजें की गई थी, और दिल्ली वाले रीजन में ये चीजें सबसे ज्यादा फैली थी। ठीक है, सबसे मोस्ट अफेक्टेड रीजन माना जाता है दिल्ली। ऑलमोस्ट माना जाता है कि 3,000 सिखों को यहाँ पे मारा गया था। ठीक है, और इसके बाद भी, यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद भी ऑलमोस्ट 10 साल तक जो है उसका ये प्रभाव बना रहा था। ठीक है, उसके बाद उसके 10 साल बाद भी जो प्रेसिडेंट रूल है, पंजाब में प्रेसिडेंट रूल रहा था। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद 1992 तक क्या रहा, प्रेसिडेंट रूल रहा था पंजाब में। पंजाब में प्रेसिडेंट रूल रहा 1992 तक। इसी वजह से ऑपरेशन ब्लू स्टार के प्रभाव ही इतने ज्यादा थे, सांप्रदायिक दंगे इतने फैलने लग गए, इतने ज्यादा फैल चुके थे कि उसी वजह से प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ गया था। 1992 तक प्रेसिडेंट रूल पंजाब में रहा था। ठीक है, उसके बाद 1992 में जब इलेक्शंस हुए, 1992 के जब इलेक्शंस हुए थे तो कांग्रेस जो थी, कांग्रेस पावर में दोबारा आई, पंजाब में कांग्रेस ही फिर से सत्ता में रही थी। उनके जो सीएम बने थे बेअंत सिंह, उनको भी बाद में मार दिया गया था। ठीक है, 1995 में फिर उनको भी मार दिया गया था। 1995 में किनको, बेअंत सिंह को, जो कि कौन थे, पंजाब के सीएम थे। 1992 में जब इलेक्शंस हुए थे, जो चुनाव हुए, उस समय पे ये सीएम बने थे, चीफ मिनिस्टर बने थे पंजाब के, और उनको भी बाद में 1995 में इनकी भी हत्या कर दी गई थी। तो देख रहे हैं कितना ज्यादा जो खौफ तो वह फैल चुका था, कितना ज्यादा जो सांप्रदायिक दंगे थे वो किस तरीके से पूरी तरह जो फैल चुके थे, इतना ज्यादा सांप्रदायिक, इनकी गंभीरता इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी। बहुत सारे इनोसेंट पीपल्स की यहाँ पे जो है मारे गए थे, चाहे वो हिंदू हो चाहे सिख हो, सबके बीच में जो है भिड़त हो गई थी इसी वजह से। चलिए, ये तो था कि कैसे क्या थे एंटी सिख रायोट्स, किस तरीके से इनकी शुरुआत हुई थी, क्यों जो है पंजाब हरियाणा को अलग किया गया था, लेकिन उसके भी बाद में भी जो प्रॉब्लम्स जो है खत्म नहीं हुई थी, जो प्रॉब्लम्स आज तक उन चीजों का सामना करते आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरे देशों में इसको कैसे फैलाया गया, यानी क्योंकि देखिए हमें पता है कि सबसे ज्यादा जो लोग हैं, जो हमारे कनाडा है, यूएस वाला, जो कनाडा यूएस यूके है, इन सब में, कनाडा है, यूके है, यूएसए है, इन स्टेट्स में, यानी इन जो कंट्रीज में है सबसे ज्यादा क्या है,
पंजाब के ही सबसे ज्यादा लोग वहां पे रहते हैं, तो इसी वजह से जो वहां पे है ये चीजें सबसे ज्यादा फैलाई जा रही हैं, क्योंकि 1970-71 के दशक से ही ये चीजें वहां पे यानी सबसे ज्यादा उभर के आई थी, यानी उसी समय से जब ये डिमांड रखी गई थी। क्योंकि देखिए मैंने आपको पहले भी मेंशन किया था, अकाली दल के द्वारा अलग देश की मांग नहीं की गई थी, उनके द्वारा सिर्फ ऑटोनॉमी स्वायत्ता मांगी गई थी। लेकिन कुछ लोग थे, कुछ नेता ऐसे थे, कुछ लोग ऐसे थे, कुछ लीडर ऐसे थे जिनके द्वारा जो है क्या अलग देश की भी मांग की गई थी, जो उनका नेतृत्व कर रहे थे लोगों का अलग देश यानी खालिस्तान की मांग की गई थी। तो देखिए हर जगह आपको मिलेंगे कि अकाली दल थे, उनके द्वारा ये डिमांड नहीं की गई अलग देश की, बल्कि कुछ लोग ऐसे दूसरी तरफ थे ऐसे जिनको क्या है अलग देश की मांग, खालिस्तान की मांग उनके द्वारा की गई थी। और 1970-71 के दशक में ही कनाडा, यूएस, यूके यहाँ पे जो जितने भी एनआरआई थे उनके बीच में ये चीजें फैलाई गई कि हमें एक अलग देश खालिस्तान चाहिए, और उनके लिए जो है डोनेशन ड्राइव चलाई गई, उनके लिए डोनेशन इकट्ठा किया गया था। ठीक है, कब 1970-71 में उन्होंने जो है डोनेशन ड्राइव स्टार्ट की गई, खालिस्तान की मांग रखने के लिए डोनेशन यानी एकत्रित किया गया था। और इनके जो मेन लीडर थे वहां पे कौन थे? जगजीत सिंह चौहान, इनके द्वारा ही जो यानी जो अपने जो फॉरेन में जो चीजें फैलाई गई थी कनाडा, यूके, यूएस वाले रीजन में, वो इनके द्वारा जगजीत सिंह चौहान के द्वारा जब खालिस्तान की मांग रखी गई, इन्हीं के द्वारा रखी गई थी कि जो खालिस्तान एक अलग देश मनाया जाए, इनके द्वारा डोनेशन, और उन्हीं के लिए डोनेशन ड्राइव भी चलाई गई थी। ठीक है, और मैं आपको फिर से ये चीज फिर से मेंशन करूंगी कि अकाली दल के द्वारा अलग देश की नहीं बल्कि स्वायत्ता की मांग की गई थी, खालिस्तान की मांग उनके द्वारा नहीं की गई थी। तो इनमें डिफरेंस है, समझिएगा। इसके अलावा अगर आपसे यहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, अगर इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनते हैं, तो वो क्वेश्चन ये बन सकते हैं कि जो एंटी सिख राइट्स 1984 के हुए थे उनका मेन रीजन क्या था, किस वजह से वो ज्यादा भड़के हुए थे, और इसके अलावा इंदिरा गांधी की हत्या कब की गई थी, किन के द्वारा की गई थी, हरियाणा राज्य कब बना था, और इसी वजह से मैंने आज इस टॉपिक को मुझे सही दिन आज का ही लगा कि इस टॉपिक के बारे में जानना आपका जरूरी है। 1966 को जो कि पंजाब और हरियाणा को अलग कर दिया गया था। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस बनते हैं इससे, यानी और इसके अलावा जो आपका एक्सप्लेनेशन जो क्वेश्चन है उसकी, वो भी आपको कहीं ना कहीं आपको कुछ एग्जाम में आपके काम आ सकती है, जहाँ पे आप जो रिटर्न में एग्जाम लिखते हैं, क्योंकि उस समय पे क्वेश्चन जरूर बन सकता है, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये मुद्दा अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी दोबारा उभर कर सामने आ रहा है। तो इसके बारे में जानना स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही जरूरी है, आपके क्वेश्चन यहाँ से बनते भी हैं। ठीक है, चलिए ये एक मैंने आपको थोड़ी कोशिश की बताने की, समझाने की, और ऐसे ही कोशिश करेंगे दूसरे कुछ टॉपिक्स हैं वो आप सबके लिए लेके आए। इसी के साथ साथ मैं आपको फिर से बताना चाहूंगी, अनअकैडमी पे फेस्टिव सीजन चल रहा है, बहुत बढ़िया ऑफर है, जल्दी से जल्दी ले लीजिए। जो भी आप कोर्स लेना चाहें, स्पेशली हरियाणा स्टेट एग्जाम के जो कोर्स हैं, हरियाणा स्टेट एग्जाम पे बढ़िया ऑफ अभी चल रहा है। अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करेंगे और उस पे चूज करेंगे हरियाणा स्टेट एग्जाम, ये एग्जाम कैटेगरी आप चूज करेंगे अनअकैडमी लर्नर ऐप पे, वहां पे आपको सभी बैचेज आपको मिल जाएंगे, तो जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल कर लीजिए। एनसीईआरटी बैच हम लेके आ रहे हैं, हमारा आज से ही स्टार्ट हो चुका है, सभी लाइव क्लासेस आपके लिए लाइव मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, डाउट क्लासेस आपके लिए दी गई हैं, और जितना भी मटेरियल है आपके लिए, जितना भी पीडीएफ्स आपके लिए जाती हैं, कंटेंट आपको है वो भी आपके वहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है। सभी बेस्ट फैकल्टी आप सभी के लिए दी गई है, हर सब्जेक्ट के लिए आप जाइए और चेक कीजिए एक बार जरूर, हर फैकल्टी की चीज़ें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, क्या क्या कवर वो कर रहे हैं, सब चीज़ें चेक कीजिए और जल्दी से जल्दी उसमें एनरोल कर लीजिए, अभी भी आप लेट नहीं हुए हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।